नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर इतिहास का जो पेपर है जिसका नाम है एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, आरंभ से लेकर के 1206 ईस्वी तक, इससे संबंधित हम लोग एक मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर होगा। इसके पहले हम लोगों ने एक और मॉडल पेपर का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इस मॉडल पेपर में हमने उन्हीं क्वेश्चन को रखा हुआ है जो आपसे परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इसको एक बार जरूर देख करके जाइएगा। जिस प्रकार से आपकी परीक्षा में पेपर मिलेगा जो 3 खंड में विभाजित होगा, उसी प्रकार से आपका ये मॉडल पेपर भी 3 खंड में विभाजित है। पहला खंड अ है, दूसरा खंड ब है और तीसरा खंड स है। एक एक करके हम लोग तीनों खंडों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और उसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला खंड अ है। इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, पुरुषार्थ क्या है? आपको बताना है कि पुरुषार्थ किसे कहते हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ मानवीय जीवन के 4 मुख्य लक्ष्यों का समूह है। यानी मनुष्य अपने जीवन में जिन 4 लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है उसी के समूह को पुरुषार्थ नाम दिया गया है। यह मनुष्य को संतुलित और सार्थक जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके 4 अंग हैं। एक एक करके हम लोग चारों अंगों को यहाँ पर लिखेंगे। पुरुषार्थ का जो पहला अंग है वो है धर्म। धर्म का आशय नैतिक कर्तव्य और सदाचार से होता है। दूसरा है अर्थ। अर्थ जो है भौतिक संसाधन और समृद्धि का सूचक होता है। तीसरा है काम। यह इच्छाओं और सुख की पूर्ति का सूचक होता है। और चौथा है मोक्ष। यह आध्यात्मिक मुक्ति से संबंधित है और इसी को अंतिम सत्य माना जाता है। यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों के समूह को पुरुषार्थ नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? कौन ऐसा चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था? उसी के बारे में 50 शब्द में आपको उत्तर देना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में भारत आया हुआ था। वह बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथों के अध्ययन और तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए आया था। यानी उसके आने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था बौद्ध धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं उसका अध्ययन करना और तीर्थ स्थलों का दर्शन करना। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और अपनी पुस्तक सीयूकी में भारत के समाज, राजनीति और हर्षवर्धन के प्रशासन का विस्तृत विवरण दिया हुआ है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया था, इसी का उत्तर आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत के सिंध क्षेत्र में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया था। यानी यह 712 ईस्वी में आक्रमण किया था और यह सिंध के क्षेत्र में किया गया पहला सफल मुस्लिम आक्रमण माना जाता है। वह उम्मयद खिलाफत का एक सेनापति था जिसने राजा दाहिर को रावर के युद्ध में पराजित किया। यानी जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के क्षेत्र पर आक्रमण किया था उस समय वहां के राजा दाहिर थे और राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में पराजित किया। इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य सिंध के समुद्री लुटेरों को दंडित करना और इस्लाम का विस्तार करना था। इस घटना ने भारतीय राजनीति और संस्कृति में एक नए युग की शुरुआत की। इतना इसके उत्तर में आपको लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ण धर्म क्या है? वर्ण धर्म क्या है आपसे पूछा गया है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि प्राचीन हिंदू समाज व्यवस्था में वर्ण धर्म का अर्थ समाज के 4 वर्गों के लिए निर्धारित कर्तव्य और उत्तरदायित्वों से है। यानी प्राचीन काल में हिंदू जो धर्म है उसमें समाज को 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इनका जो कर्तव्य निर्धारित किया गया था उसी कर्तव्य और उनके उत्तरदायित्व को वर्ण धर्म के नाम से जाना जाता है। इसे गुण और कर्म के आधार पर विभाजित किया गया था ताकि समाज का संचालन सुचारू रूप से हो सके। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 वर्ण आते हैं। एक एक करके हम लोग चारों के बारे में देखेंगे यहाँ पर। पहला है ब्राह्मण, जिनका धर्म ज्ञान देना, वेदों का अध्ययन करना और पूजा पाठ करना होता था। दूसरा जो वर्ण है वो है क्षत्रिय, जिनका मुख्य धर्म समाज की रक्षा करना, युद्ध और न्याय करना होता था।
तीसरा जो वर्ण है वो है वैश्य, जिनका धर्म कृषि, व्यापार और पशुपालन के जरिए अर्थव्यवस्था को संभालना होता था। और चौथा जो वर्ण होता था वो शूद्र वर्ण होता था, जिनका धर्म उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा और सहायता करना होता था। इतना इसके उत्तर में आपको लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखिए। अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत का एक महान ग्रंथ है, यानी यह चाणक्य के द्वारा लिखा गया है और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसे मुख्य रूप से राजनीति, अर्थनीति और सैन्य नीति का प्राचीन मार्गदर्शक माना जाता है। इसमें राज्य के शासन प्रबंधन, राजा के कर्तव्यों और गुप्तचर व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह मौर्यकालीन भारत की सामाजिक और प्रशासनिक स्थिति को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला खंड खंड ब है। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में देना होगा। इससे पहले हम एक जरूरी सूचना आपको बता दें, अगर आपका परीक्षा हो जाए तो आप अपना पेपर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8307386616 पर जरूर भेजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें। यानी प्राचीन काल का जो भारतीय इतिहास है उसके कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं, उन साहित्यिक स्रोतों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में साहित्यिक स्रोतों का स्थान सर्वोपरि है। चूंकि प्राचीन काल के भौतिक अवशेष समय के साथ नष्ट होते रहे, अतः तात्कालीन ग्रंथों और विवरणों ने ही हमें उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियों को समझने में मदद की है। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत निम्न हैं। एक एक करके हम लोग उन साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। साहित्यिक स्रोतों में पहला जो स्रोत है उसको धार्मिक साहित्य कहा जाता है, धार्मिक स्रोत हैं। और धार्मिक स्रोतों में पहला नाम आता है ब्राह्मण साहित्य का। ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले वेद आते हैं। वेदों की जो संख्या है 4 है। पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं, इनको ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत ही गिना जाता है। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, ये सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। ये आर्यों के प्रसार और तात्कालिक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। धार्मिक साहित्य में जो दूसरा साहित्य है वो बौद्ध साहित्य है। इसमें पहले त्रिपिटक आता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। जातक कथाएं और दीपवंश, महावंश बुद्धकालीन भारत पर और मौर्य वंश की जानकारी देते हैं। यानी बौद्ध साहित्य जो है एक तो मौर्य वंश की जानकारी देते हैं और बुद्ध के समय भारत की क्या स्थिति थी उसकी भी जानकारी इससे हमको मिलती है। धार्मिक साहित्य में जो अगला नाम आता है वो है जैन साहित्य, जो जैन धर्म के लोगों के द्वारा लिखा गया है। इसमें आगम ग्रंथ आते हैं, कल्पसूत्र है, भगवती सूत्र है। ये जो है महावीर स्वामी के जीवन और 16 महाजनपदों का विवरण इसमें प्राप्त होता है हमको। यानी इसको पढ़ने से प्राचीन काल के जो 16 महाजनपद हैं उसकी जानकारी हमको मिलती है। अब देख लेते हैं लौकिक या धर्मेत्तर साहित्य कौन कौन से हैं जो प्राचीन इतिहास के बारे में हमको जानकारी देते हैं। इसमें पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। ऐतिहासिक ग्रंथों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो मौर्यकालीन राजनीति और प्रशासन का सबसे सटीक स्रोत है। इसके अलावा कल्हड़ के द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी है, जो कश्मीर के इतिहास का वैज्ञानिक विवरण हमको प्रदान करता है। जीवनी साहित्य भी आता है लौकिक साहित्य में। जीवनी साहित्य में वाण भट्ट रचित हर्ष चरित्र है, जो सम्राट हर्षवर्धन के काल की महत्वपूर्ण जानकारी हमको प्रदान करता है। इसके अलावा व्याकरण साहित्य और नाटक भी आता है इसमें। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस हो गया। ये तात्कालीन गुप्तकालीन समाज का चित्रण करते हैं। यानी इसमें जो है गुप्त काल का इतिहास हमको प्राप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल के इतिहास का जो साहित्यिक स्रोत है उसमें विदेशी यात्रियों का विवरण भी महत्वपूर्ण है। यानी विदेश से जो यात्री आए थे उनके द्वारा भी साहित्य की रचना की गई थी। उनमें पहला नाम यूनानी यात्रियों का है और यूनानी यात्रियों में मेगस्थनीज जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा इंडिका लिखा गया था और यह मौर्यकालीन समाज और नगर प्रशासन का विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। यूनानी यात्रियों के अलावा चीनी यात्री भी प्राचीन काल में आए थे। इसमें पहला नाम फाहियान का है, जो गुप्त काल में आया था। दूसरा नाम ह्वेनसांग का है, जो हर्षवर्धन के काल में आया था। इसके विवरण जो है तात्कालिक सामाजिक, धार्मिक स्थिति और शिक्षा के केंद्र जैसे नालंदा पर प्रकाश डालते हैं।
चीनी यात्रियों के अलावा अरबी यात्री भी भारत में आए थे। इसमें अलबरूनी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने किताब उल हिंद की रचना 11वीं शताब्दी में की थी और 11वीं शताब्दी के भारत के विज्ञान, धर्म और रीति रिवाजों का दर्पण इसको माना जाता है। यानी 11वीं शताब्दी के भारत को हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि साहित्यिक स्रोत प्राचीन भारत के राजनीतिक ढांचे के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को समझने के मुख्य आधार हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना की कौन कौन सी विशेषता है, उसी विशेषता के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उत्कृष्ट नगर योजना के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस सभ्यता के नगरों की संरचना इतनी व्यवस्थित थी कि उसे आधुनिक शहरी नियोजन का आधार माना जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। एक एक करके हम लोग उन विशेषताओं का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पहली जो विशेषता है वो है ग्रिड प्रणाली। यानी सिंधु सभ्यता के जो नगर थे वो ग्रिड प्रणाली पर विकसित हुए थे। सिंधु घाटी के नगर जाल या ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी 90 अंश पर काटते थे, जिससे पूरा शहर आयताकार खंडों में विभाजित हो जाता था। जो मुख्य सड़क होती थी वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। दूसरी जो विशेषता हो जाएगी वो है नगरों का विभाजन। यानी सिंधु सभ्यता के जो नगर थे उनका विभाजन किया गया था। अधिकांश नगर जो है 2 भागों में विभाजित थे। जो पहला भाग होता था जिसको पश्चिमी टीला कहा जाता था, इसको दुर्ग भी कहा जाता था। यह भाग ऊंचाई पर बना होता था और संभवतः यहाँ शासक वर्ग रहता था। इसके चारों ओर सुरक्षा की दीवार होती थी। जो दूसरा भाग होता था उसको पूर्वी टीला कहा जाता था, जो निचला शहर होता था। यहाँ सामान्य नागरिक, व्यापारी और शिल्पकार रहते थे। यह क्षेत्र दुर्ग की तुलना में बड़ा होता था। सिंधु सभ्यता के नगरीय योजना की जो अगली विशेषता है वो है जल निकास प्रणाली। जल निकासी प्रणाली जो है इसकी अगली विशेषता है। इस सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता थी, यानी जल निकासी प्रणाली जो है सिंधु सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता थी। प्रत्येक घर की छोटी नालियां गली की बड़ी नालियों से जुड़ी थीं। नालियां पकी हुई ईंटों से बनी होती थीं और उन्हें पत्थरों या बड़े स्लैब से ढका जाता था। सफाई के लिए नालियों के बीच में मेन होल भी बनाए गए थे ताकि समय समय पर उसको साफ किया जा सके। अगली जो विशेषता है वो है भवनों का निर्माण। मकान बनाने के लिए पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था। मकानों के जो दरवाजे होते थे ये मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, पिछवाड़े की ओर गलियों में खुलते थे, लोथल को छोड़ करके, क्योंकि लोथल के जो मकान होते थे वो मुख्य सड़क पर ही खुलते थे। प्रत्येक घर में एक आंगन, रसोई घर, स्नानागार और कभी कभी कुएं भी होते थे। कुछ मकान जो है 2 मंजिला भी थे, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। अगली जो विशेषता है वो है सार्वजनिक भवन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार और हड़प्पा के अन्नागार वास्तुकला के बेहतरीन नमूने हैं। इनका उपयोग सार्वजनिक उत्सवों और अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। इतनी विशेषता आपको लिखना है। इसके बाद आप निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना स्वच्छता, जन स्वास्थ्य और उपयोगितावाद पर केंद्रित थी, जो इसे तात्कालिक मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से कहीं अधिक उन्नत बनाती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मगध साम्राज्य के उत्थान की विवेचना कीजिए। मगध साम्राज्य का उत्थान क्यों हुआ उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि मगध साम्राज्य का उत्थान भारतीय इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में मगध का सबसे शक्तिशाली बनकर उभरना मात्र संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई ठोस कारण थे। मगध के उत्थान के प्रमुख कारकों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। अब कौन कौन से कारक थे उसको हम लोग एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। पहला कारण है भौगोलिक कारण, यानी मगध साम्राज्य के उत्थान का जो पहला कारण है वो है भौगोलिक कारण। मगध की जो दोनों राजधानियां थी वो सामरिक दृष्टि से सुरक्षित थी। पहली राजधानी थी राजगृह। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिसे भेदना शत्रुओं के लिए बहुत कठिन था। दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र। यह गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। एक तरीके से यहाँ पर जल दुर्ग का निर्माण हो गया था। इसको भी भेद पाना बहुत कठिन था, जिससे व्यापार और सैन्य संचालन में भी आसानी हुई।
अगला जो कारण है मगध साम्राज्य के उत्थान का, वो है प्राकृतिक संसाधन और उर्वरता, यानी मगध में प्राकृतिक संसाधन भी था और भूमि जो थी उर्वर भी थी। इसमें पहला है लोहे की खान। मगध के पास वर्तमान समय में जो झारखंड और बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर लोहे के विशाल भंडार थे, जिससे उच्च कोटि के अस्त्र शस्त्र और कृषि उपकरण बनाना संभव हुआ और मगध का तेजी से उत्थान हुआ। अगला जो इसमें है वो है उपजाऊ मैदान। गंगा के मैदानों की अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी के कारण कृषि अधिशेष प्राप्त हुआ, यानी ज्यादा मात्रा में उत्पादन हुआ, जिससे राज्य को भारी कर मिला और एक बड़ी सेना का रखरखाव संभव हो सका। अगला जो कारण है मगध साम्राज्य के उत्थान का, वो है हाथियों की उपलब्धता। यहाँ हाथियों की बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्धता थी। मगध पहला ऐसा राज्य था जिसने युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। पूर्वी क्षेत्रों के जंगलों से प्राप्त हाथियों ने शत्रु के दुर्गों को तोड़ने और दुर्गम क्षेत्रों में सेना की पहुंच बनाने में मदद की, यानी हाथियों के कारण भी मगध साम्राज्य का उत्थान हुआ। अगला जो कारण है वो है महत्वाकांक्षी शासक, यानी मगध को बहुत सारे महत्वाकांक्षी शासक प्राप्त हुए। उन शासकों के कारण भी मगध साम्राज्य का उत्थान हुआ। मगध को बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद और चंद्रगुप्त जैसे महान योद्धाओं का नेतृत्व मिला। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों और विजय के द्वारा राज्य विस्तार की नींव रखी। अजातशत्रु ने रथ मूसल और महाशिलाकंडक जैसे आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया। नंद वंश के लोगों ने एक विशाल साम्राज्य और संगठित सेना की स्थापना की। इन सभी के कारण भी मगध साम्राज्य का धीरे धीरे उत्थान हुआ। अगला जो कारण है वो है सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। मगध का समाज अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक उदार और परिवर्तनशील था। यहाँ रूढ़िवादिता कम थी, जिससे नए विचारों और विभिन्न समुदायों को मेल जोल को बढ़ावा मिला, जिसने एकता को मजबूत किया और धीरे धीरे मगध साम्राज्य का उत्थान हुआ। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि इन भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों के सम्मिलित प्रभाव ने मगध को एक छोटे जनपद से भारत के पहले महान साम्राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब अगला खंड देख लेते हैं। खंड 100 है। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण के कारणों, स्वरूप और परिणामों की विवेचना कीजिए। यानी आपको बताना है कि मोहम्मद गोरी ने जो आक्रमण किया था, उन आक्रमणों के कारण कौन कौन से थे और उनका क्या क्या परिणाम हुआ। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भारत के इतिहास में मोहम्मद गौरी का आक्रमण एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, क्योंकि इसने भारत में स्थायी मुस्लिम शासक यानी दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। गौरी के आक्रमणों के कारण और परिणामों की विवेचना निम्नलिखित है। पहले हम लोग देखेंगे कि मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के कारण कौन कौन से हैं। तो एक कारण कोई नहीं है, इसके पीछे कई कारण था, तो एक एक करके हम लोग इसका अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पहला कारण है साम्राज्य विस्तार, यानी मोहम्मद गौरी जो था वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। गौरी का मुख्य उद्देश्य अपने गोर साम्राज्य का विस्तार करना था। मध्य एशिया में ख्वारिज्म शाह के बढ़ते प्रभाव के कारण वह पश्चिम की ओर नहीं बढ़ सका था, इसलिए उसने भारत की ओर रुख किया, यानी अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए उसने भारत पर आक्रमण किया। दूसरा जो कारण है वह है भारत की आर्थिक समृद्धि। भारत उस समय अपनी अपार धन संपदा के लिए प्रसिद्ध था। सैन्य शक्ति को मजबूत करने और गजनी व गोर को समृद्ध बनाने के लिए गौरी को धन की आवश्यकता थी और उस धन को प्राप्त करने के लिए उसने भारत पर आक्रमण किया। अगला जो कारण है वह है गजनी के उत्तराधिकार का दावा। उसने गजनी के उत्तराधिकार का दावा किया था। पंजाब पर गजनवी वंश का अधिकार था। गौरी ने खुद को गजनी का उत्तराधिकारी माना, इसलिए उसने पंजाब से गजनवी शासकों को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया, इसलिए भी उसने जो है भारत पर आक्रमण किया। अगला जो कारण है वो है इस्लाम का प्रचार। तत्कालिक मुस्लिम आक्रांताओं की तरह गौरी का भी एक उद्देश्य धर्म का प्रसार और बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा को समाप्त करना था। इसके लिए भी उसने भारत पर आक्रमण किया। अब देख लेते हैं कि उसके आक्रमणों के परिणाम कौन कौन से हुए, उसके आक्रमण से कौन कौन से प्रभाव पैदा किए उसके आक्रमणों ने, उसका क्या परिणाम हुआ। गौरी के आक्रमणों के परिणाम भारतीय इतिहास के लिए दूरगामी सिद्ध हुए। एक एक करके हम लोग उन परिणामों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। पहला परिणाम है राजनीतिक परिणाम, और राजनीतिक परिणाम में कई परिणाम आता है। इसमें पहला है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। गौरी की जीत ने भारत में राजपूत युग का अंत कर दिया और मुस्लिम शासन की शुरुआत की। 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद
गुलाम ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और यहीं से दिल्ली सल्तनत का आरंभ होता है। अगला जो राजनीतिक प्रभाव हुआ वो हो गया राजपूतों का पतन। राजपूतों की आपसी फूट और युद्ध की पुरानी तकनीकों के कारण उनकी सत्ता का पतन हो गया, यानी वे पराजय हो गए और उनका पतन हो गया। दूसरा जो प्रभाव हुआ वह है सामरिक और सैन्य परिणाम। युद्ध कला में बदलाव आया। भारतीयों ने हाथियों की जगह घोड़ों और गतिशीलता के महत्व को समझा। दुर्ग निर्माण और रक्षात्मक युद्ध की जगह आक्रामक युद्ध की नीति ले ली। अब रक्षात्मक युद्ध नहीं हो रहे थे और आक्रामक युद्ध जो है होने लगे थे। अगला जो प्रभाव पैदा हुआ वो है सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम। सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम, इसमें पहला है इस्लाम का प्रसार। भारत में इस्लाम एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभरा, जिसने यहाँ एक मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ, यानी हिंदू मुस्लिम मिली जुली संस्कृति का यहाँ पर जन्म हुआ। अगला है कला और वास्तुकला। भारत में नई वास्तुकला शैलियों और गुंबद और मेहराब का प्रवेश हुआ। भाषा में फारसी भाषा की प्रशासनिक भाषा बन गई, यानी अब प्रशासन जो है फारसी भाषा में चलाया जाने लगा, जिससे आगे चलकर उर्दू जैसी भाषाओं का विकास हुआ। मोहम्मद गौरी के आक्रमण का जो अगला परिणाम है वो है आर्थिक परिणाम। भारत का मध्य एशिया और अरब देशों के साथ व्यापारिक संघर्ष फिर से मजबूत हुआ। एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली के कारण व्यापार के लिए सुरक्षित मार्ग जो है प्रशस्त हुए। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि इसने भारत के भविष्य के राजनीतिक और सामाजिक दिशा को पूरी तरह बदल दिया। उसने भारत में उस साम्राज्य की नींव रखी जो आगे कई सदियों तक कायम रहा। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।